हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोजगार भी DK 95 पर। दोस्तों, मैं आप लोगों को CDP के टॉप 800 प्लस क्वेश्चंस की सीरीज चला रहा हूं, जिसमें दोस्तों 2011 से लेकर 2023 तक के वो सभी क्वेश्चंस हैं जो इन एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। अगर आप ये पूरी सीरीज देख लेते हो तो आपका CDP से आने वाला कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। दोस्तों, ये मेरा पार्ट 3 है, पार्ट 4 है दोस्तों। पार्ट 3 इसके पहले मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर उन्हें आपने नहीं देखा है तो उन्हें भी जाकर देख सकते हो। तो चलिए, इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 251 दिया है कि एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली। लड़की की माँ ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है और कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। यह उदाहरण किसका है? तो याद रखिएगा, इसमें क्या है दोस्तों, ये उदाहरण जो है एक श्रृंखला अधिगम का उदाहरण है, क्योंकि दोस्तों उसमें एक श्रृंखला बन रही है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 152 कि अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक क्या है। अधिगम का अर्थ दोस्तों क्या होता है? अधिगम का अर्थ होता है सीखना। तो सीखने को कौन प्रभावित करता है? संचार के साधन या समवयस्क समूह या अध्यापक? तो याद रखिएगा, अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक क्या होता है? तो वो होता है परिपक्वता एवं आयु। मतलब परिपक्वता एवं आयु दोस्तों क्या होता है? अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। अधिगम का अर्थ पता होना चाहिए, इसका अर्थ होता है सीखना। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि अधिगम निर्योग्यता लर्निंग डिसेबिलिटी का लक्षण क्या है। अधिगम निर्योग्यता का लक्षण क्या है? तो इसका लक्षण होता है दोस्तों अवधान संबंधी बाधा। अवधान संबंधी बाधा जो है दोस्तों, ये अधिगम निर्योग्यता का एक लक्षण है। बाकी भागने की प्रवृत्ति और अशांत ऊर्जावान का अति वांछक होना या अभिप्रेरणा का अभाव, ये सभी दोस्तों क्या है? अधिगम नियोग्यता के लक्षण नहीं है। तो अवधान संबंधी जो होता है बाधा, ये अधिगम नियोग्यता का लक्षण होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि रचनात्मक लेख का नियोजन होना चाहिए। रचनात्मक लेख का नियोजन होना चाहिए, कैसे होना चाहिए दोस्तों? रचनात्मक लेख का नियोजन जो होना चाहिए वो होना चाहिए केवल उन छात्रों के लिए जो कक्षा स्तर पर पढ़ते हैं, केवल उन छात्रों के लिए जो लंबे वाक्य को लिख सकते हैं, केवल उन छात्रों को जो समाचार पत्र के लिए क्या है लिखना चाहते हैं। तो क्या होना चाहिए दोस्तों? रचनात्मक लेख का नियोजन इन सभी के लिए होना चाहिए। रचनात्मक का होता है दोस्तों क्रिएटिविटी होता है, मतलब जिसमें कोई छात्र कुछ सीख के क्या करता है, उसको दैनिक जीवन में करना चाहता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 156 कि सीखने के लिए कौन सा कारक है जो सीखने को प्रभावित करता है। सीखने के लिए कौन सा कारक है जो सीखने को प्रभावित करते हैं? ऑप्शन नंबर ए है कि शिक्षार्थी का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, ये तो सीखने को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर बी है कि प्रेरणा व उपलब्धि का अभिप्रेरणा, ये भी दोस्तों प्रभावित करता है। उत्सुकता और इच्छा शक्ति, अगर छात्र पढ़ने मतलब सीखने के लिए उत्सुक है तब भी वो सीख सकता है, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। उपरोक्त सभी कार्य जो हैं सीखने को प्रभावित करते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 157 कि सीखने का सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के सिद्धांत से संबंधित है। सीखने का सिद्धांत जो पूर्ण रूप से केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है। अगर व्यवहार पर आधारित है तो इसको कौन सी शिक्षा कहेंगे दोस्तों? तो सीखने के संबंध में ये सिद्धांत जो होता है ये एक व्यवहारवादी सिद्धांत होता है। केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित हो तो उसे बोलते हैं व्यवहारवादी सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 158 शिक्षार्थी को डैश डैश के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। तो शिक्षार्थी को डैश डैश के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। जैसे शिक्षक जो भी प्रश्न पूछता है उसे ये प्रेशर नहीं डालना चाहिए कि बच्चा वो सभी प्रश्न याद करके लाए जो मैंने पूछे थे।
इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है। मौखिक प्रश्न, प्रश्नोत्तरी और खेल, दत्त कार्य होता है, लेकिन जो सत्र परीक्षा जो होता है ये दोस्तों क्या होता है, रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं होता है। रचनात्मक के लिए जो होता है दोस्तों वो करके सीखता है, अपने आप वो होता है रचनात्मक के अंतर्गत। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों को सीखने के लिए जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद डैश डैश होना चाहिए। जो विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं तो उनके निदान के बाद क्या होना चाहिए दोस्तों, समुचित उपचारात्मक कार्य करना चाहिए। मतलब कोई भी जब व्यक्ति मतलब बच्चा जब सीख रहा है तो सीखने के समय उसमें क्या रह जाती हैं, कुछ रिक्तियां रह जाती हैं, तो उनके निदान के बाद क्या करना चाहिए, उनका समुचित उपचार करना चाहिए। ये कहता है दोस्तों सीखने का सिद्धांत होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 161 कि निम्न में से कौन सा शिक्षण कुशलता से संबंधित है। कुशलता मतलब टीचिंग स्किल से कौन सा कथन संबंधित है। श्याम पट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना या प्रश्न पूछना। ये दोस्तों किसके लक्षण है, ये सभी शिक्षण कौशल से संबंधित हैं। इसलिए क्या है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा कि श्याम पट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना और प्रश्न पूछना ये सभी शिक्षण कौशल से संबंधित हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि डैश डैश को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचन किया जाता है। डैश डैश को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचन किया जाता है। तो दोस्तों ये विवेचन किस रूप में किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा कि विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए, शिक्षक को प्रेरित करना चाहिए, जिससे क्या होता है दोस्तों तर्क शक्ति का, और इससे क्या होता है कि बच्चा सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है ये भी पता चल जाता है। अगर बच्चा सीख रहा है तो वो क्वेश्चन ज़रूर करेगा, अगर कोई डाउट होगा तब भी वो प्रश्न करेगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 163 कि आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे। आप एक अति सक्रिय बालक मतलब सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। उसे श्याम पट की आधी साफ करने का काम देंगे। उसे श्याम पट को आधी साफ मतलब उसको श्याम पट को साफ करने के लिए काम देंगे। उसे कक्षा के कोने बैठने की जगह निर्धारित करेंगे। उसे पहली पंक्ति में बैठाएंगे तथा उस पर कड़ी नज़र रखेंगे। ये कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि उसको पहली पंक्ति में ही बिठाओ। जो अति सक्रिय बालक होता है उसको कोई ना कोई काम देना चाहिए जिसे उसे श्याम पट की आधी साफ करने को काम देंगे। तो ये दोस्तों इसके लिए कुछ मिलजुल रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है। मान के चलो कोई बच्चा पढ़ रहा है और उसका गार्जियन जो होता है या माता पिता कभी भी स्कूल आके नहीं आते, मतलब स्कूल नहीं आते हैं, तो क्या करना चाहिए। तो दोस्तों क्या है, ये शिक्षक का उद्देश्य बनता है कि वो उनसे जाकर मिले। अगर कोई गार्जियन स्कूल नहीं आ रहा है तो इसमें शिक्षक का फर्ज बनता है कि वो स्कूल जाकर बच्चे से मिले, क्योंकि दोस्तों आजकल जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित शिक्षा है। अगला क्वेश्चन है कि बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए कैसे, जब शिक्षक फुर्सत में हो, जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, कुछ समय पश्चात या तत्काल। मतलब बच्चे की जिज्ञासा को शांत करना चाहिए कब, बच्चा जैसे ही प्रश्न पूछता है तो टीचर को क्या करना चाहिए, सोच समझ कर सही उसको जिज्ञासा को तुरंत शांत करने की कोशिश करना चाहिए। ये नहीं कि जब शिक्षक फुर्सत में हो तब करे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। शिक्षक को क्या ज्ञान होना चाहिए दोस्तों, जो शिक्षक को होना चाहिए अपने अध्यापन विषय का ज्ञान होना चाहिए और बाल मनोविज्ञान दोनों का ज्ञान होना चाहिए, तभी वो दोस्तों समुचित शिक्षा दे सकता है। अगर इनमें से कोई भी कमजोरी रह गई तो क्या है, शिक्षा उतने प्रभावपूर्ण तरीके से नहीं दे सकता है जितनी होनी चाहिए। इसलिए शिक्षक को अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है
कि शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए। शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य कैसा संबंध होना चाहिए? स्नेह का होना चाहिए, विश्वास का होना चाहिए, सम्मान का होना चाहिए, या सभी? तो याद रखिएगा, शिक्षक एवं शिक्षार्थी के मध्य ये सभी संबंध होने चाहिए। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। एक अच्छा अध्यापक जो होता है उसकी खासियत क्या होती है? विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है किसको? सहयोग और भावना की बढ़ावा देता है। सहयोग और भावना मतलब जो कमज़ोर छात्र है उसको भी वो साथ में लेके चले और उसको भी क्या करे, जो उसकी कमजोरियां हैं उसको बताए और उसकी हेल्प करे। और टीचर के साथ भी उसके मधुर संबंध होने चाहिए। ये होता है एक अच्छा अध्यापक, विद्यार्थियों को बढ़ावा देता है सहयोग की भावना को। अगला क्वेश्चन है कि 169 कि बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या है? बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग कौन सा है? तो दोस्तों इसके लिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। शिक्षक को आदर्श रूप में व्यवहार करना चाहिए। ये क्या होता है? बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग यही है कि शिक्षक को आदर्श रूप में व्यवहार करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण पद्धति के बारे में सत्य नहीं है? तो निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण पद्धति के बारे में सत्य नहीं है? तो याद रखिएगा, शिक्षण अनुदेशन। शिक्षण अनुदेशन जो होता है शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है। शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, बिल्कुल सही किया जा सकता है। और शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों होता है, बिल्कुल सही है। मतलब बच्चा अपने घर से भी सीखता है, आस पड़ोस से भी सीखता है और विद्यालय से भी सीखता है। शिक्षण विज्ञान के साथ कला भी है। तो ये क्या है? ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा क्योंकि शिक्षण अनुदेशन नहीं है, याद रखिएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 171 कि निम्न में से कौन सा व्यवहार भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? कौन सा व्यवहार है जो भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? बाल अपराध, कमज़ोर को डराने वाला, या भगोड़ापन, या स्वलीनता। ये तो तीन दोस्तों हैं जो भावनात्मक व्यवहार को क्या करते हैं? बाधा को प्रदर्शित करते हैं। लेकिन जो स्वालीनता होती है दोस्तों ये भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 172 कि आपकी कक्षा के कुछ छात्र अति मेधावी हैं, आप उन्हें किस तरह से पढ़ाएंगे? तो आपकी कक्षा में अगर कुछ छात्र मेधावी मतलब प्रतिभाशाली हैं तो उन्हें आप किस तरीके से पढ़ाओगे? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा उन्हें हम पढ़ाएंगे। समृद्धिकरण मतलब उनको समृद्ध करके उन्हें शिक्षा देंगे। उनको मतलब किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट है या दिक्कत है तो उनकी सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। अगला है कि आप एक कक्षा में शिक्षक के तौर पर छात्रों को प्रेरित करते हैं। आप एक कक्षा में शिक्षक के तौर पर छात्रों को प्रेरित करते हैं निर्देश निर्धारित कर, श्यामपट्ट का प्रयोग कर, दृष्टांत उदाहरण के द्वारा, छात्रों की सक्रिय भागीदारी द्वारा। तो दोस्तों ये क्या होता है? छात्रों की सक्रिय भागीदारी के द्वारा ये तो है, दृष्टांत उदाहरण के द्वारा ये भी हो सकता है, लेकिन निर्देश निर्धारित कर और श्यामपट्ट का प्रयोग कर ये नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर 3 और 4 क्या है? इसके अनुसार तो दोस्तों क्या है? सभी दिए हैं। मतलब श्यामपट्ट के प्रयोग पर तो कर ही सकते हैं और दृष्टांत उदाहरण के द्वारा, छात्रों की सक्रिय भागीदारी द्वारा, लेकिन इसमें क्या है? निर्देश निर्धारित कर मतलब कोई भी नियम बनाकर भी उनको सिखा सकते हैं। तो इसलिए क्या है? सभी विकल्प इसमें राइट हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 174 कि यह कहा जाता है कि शिक्षक को संसाधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ क्या है? यह कहा जाता है कि शिक्षक को संसाधन संपन्न होना चाहिए। संसाधन संपन्न होना चाहिए इसका अर्थ क्या है? तो इसके लिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। उसे पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए ताकि वो छात्रों की समस्या को हल कर सके। इसीलिए कहा जाता है कि शिक्षक को संसाधन संपन्न होना चाहिए। इससे क्या होता है? इसका मतलब है कि उसे पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए ताकि छात्रों की समस्या का समाधान कर सके। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 175 कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए क्या दिया है? उन्हें कार्य करने में आनंद आता है, वे कार्य करते समय उच्च ऊर्जा स्तर प्रदर्शित करते हैं, ये भी सही है। वह चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं और वो हमेशा सफल होते हैं, ये दोस्तों गलत है।
क्योंकि दोस्तों उनको सफल असफल से कोई मतलब नहीं होता है। वो कोई भी कार्य जो उनको दिया जाता है वो उसको करने में क्या होते हैं, एक आनंद के तौर पर, और उसको उच्च ऊर्जा के साथ करते हैं और उसकी एक चुनौती के रूप में मानते हैं। ये प्रतिभाशाली बच्चों की क्या होती है, प्रतिभाशाली या आंतरिक प्रेरित बच्चों की क्या होती हैं, विशेषताएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप क्या करेंगे। यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप क्या करेंगे। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर डी राइट है कि उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार चुनौतीपूर्ण चीज़ें बताएंगे, जिससे क्या है उनको भी पढ़ाई में रुचि या इंटरेस्ट हो जाए। ये नहीं कि आप उनको मार पीट के नहीं बता सकते हो, उन्हें उनकी रुचि अथवा उनको उनकी रुचि के अनुसार ही उन्हें शिक्षा देनी चाहिए और आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें उन्हें बताएं। ठीक है, इसमें मतलब मारना पीटना या सजा देना कोई प्रावधान नहीं है। अगला है कि किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला स्थान परिवर्तन कहलाता है। किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला स्थान परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, ये कहलाता है अभ्यस्तता। अभ्यस्तता या इसको बोलते हैं प्रतिशिक्षित। क्या होता है दोस्तों, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, ये कहलाता है प्रतिशिक्षित या अभ्यस्तता। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 178 कि मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है। मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए राइट है कि वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है। कि वह संवेदनात्मक रूप से क्या है, संतुलित है। अगर अध्यापक ही स्वस्थ नहीं होगा मानसिक रूप से तो वो बच्चों को शिक्षा क्या देगा। अगला क्वेश्चन है कि संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या है। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या होता है दोस्तों, इसके लिए ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा कि अभियोग्यता का विकास। अभियोग्यता का विकास ही क्या होता है दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा का किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया। सबको पता है शिक्षा का किंडरगार्टन पद्धति किसने दिया था, ये दिया था फ्रोबेल ने। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 181। क्या है दोस्तों, पुरस्कार एवं दंड। पुरस्कार एवं दंड क्या होता है दोस्तों, ये होता है प्रतिम प्रेरक। मतलब ये जो होता है बाह्य प्रेरक होता है। पुरस्कार एवं दंड इसको प्रतिम प्रेरक भी बोलते हैं, बाह्य प्रेरक होता है। ये छात्रों को कम से कम करना चाहिए कि मतलब शिक्षक को इस पर फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि डर और बाह्य इसमें क्या होता है वो इसी के लिए पढ़ता है, वो फिर नॉलेज के लिए नहीं पढ़ता है, याद रखिएगा। इसलिए क्या होता है दंड एवं पुरस्कार नहीं देना चाहिए। अगला है कि सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है। तो सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है, तो याद रखिएगा मित्रों के द्वारा उपहार जो होता है ये एक क्या होता है, सकारात्मक दंड होता है, याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 183 कि 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है कि बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज़ आती है। फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना निम्नलिखित में से सीखने की किस सिद्धांत का उदाहरण है। तो याद रखिएगा ये दोस्तों क्या है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत होता है। जैसे राजू खिड़की के बाहर झांकता है और कड़कने की आवाज़ आती है, कुछ देर बाद क्या होता है बिजली कड़कती है। तो ये बार बार होता है, तो इससे क्या होता है राजू के अंदर हलचल देखकर जो उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 184 कि निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक आदर्श प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त है। तो निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के रूप में उपयुक्त संदर्भ नहीं है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। यह व्यक्ति को लक्ष्यों की ओर क्या करता है, ले जाता है। ये इसके लिए क्या है, उपयुक्त नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है लक्ष्यों की ओर ही ले जाए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों को की अभिवृत्ति में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए। विद्यार्थियों की अभिवृत्ति में परिवर्तन के लिए अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। दबाव में किसी बात या विचार के लिए राजी करना। दबाव में किसी बात या विचार के लिए राजी करना ये क्या है, अध्यापक को नहीं करना चाहिए, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके लिए मतलब अध्यापक को बच्चे पर किसी प्रकार का दबाव नहीं देना चाहिए।
अगला क्वेश्चन है कि बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा। बाह्य अभिप्रेरणा में क्या 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 समावेशित किया जाएगा? प्रशंसा एवं दोषारोपण, प्रतिद्वंद्विता प्रतिद्वंद्विता और क्या है दोस्तों? पुरस्कार एवं दंड या परिणाम का ज्ञान। तो बाह्य अभिप्रेरणा मतलब क्या होता है दोस्तों? तो इसके लिए ऑप्शन नंबर एक मतलब ए राइट हो जाएगा, 1 और 2। तो प्रशंसा एवं दोषारोपण और प्रतिद्वंद्विता है, ये क्या है दोस्तों? बाह्य अभिप्रेरणा के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 187। क्रिस्टीना अपनी कक्षा को इस क्षेत्र में भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। डैश डैश की ओर संकेत करता है। तो दोस्तों क्या है, जिसे क्रिस्टीना भ्रमण पर जाती है और वापस आने पर जो उसने भ्रमण किया है उस पर चर्चा करती है, तो क्या करती है? वो सीखने के लिए वो आकलन कर रही है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। समायोजन से तात्पर्य समय का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। क्या दोस्तों? आवश्यकताएं जो हैं उनको संतुष्ट किया जा सके। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है। व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है किसका दोस्तों? पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ या प्रकृति के साथ। तो व्यक्तित्व स्थायी समायोजन जो होता है इन सभी के साथ होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि संवेगों की उत्पत्ति होती है। संवेगों की उत्पत्ति दोस्तों कैसी होती है? ये मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं, इसलिए संवेगों की उत्पत्ति कैसे होती है दोस्तों? मूल प्रवृत्ति से होती है। अगला क्वेश्चन है कि मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन सा संवेद है? तो जिज्ञासा का संबंध दोस्तों किस संवेग से होता है? तो याद रखिएगा जिज्ञासा का संबंध होता है आश्चर्य से। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि सीखने के नियम के प्रतिपादन कौन किए हैं? तो सीखने के नियम का प्रतिपादक किया है, किसने किया दोस्तों? वो किया है थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम का प्रतिपादन। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। व्यक्तित्व विकास की अवस्था कौन सी दोस्तों? अधिगम एवं वृद्धि। अधिगम एवं वृद्धि जो होता है ये व्यक्तित्व विकास की अवस्था होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 194। किस वैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना होता है? किस वैज्ञानिक का कथन है कि सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है? तो क्या है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जीन पियाजे का ये कथन है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि अधिगम का व्यवहारात्मक सिद्धांत निम्न है। अधिगम का अर्थ होता है सीखना, इसका सिद्धांत निम्न क्या है दोस्तों? संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का क्रियाप्रसूत अधिगम का सिद्धांत या प्रबलन का सिद्धांत। इसलिए क्या है? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत के अंतर्गत ये सभी आते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि सीखने का प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था या किशोरावस्था? जो प्रोजेक्ट विधि होती है दोस्तों ये सभी अवस्थाओं के लिए होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 197 कि निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक कौन है? तो निम्न में से कौन जन्मजात अभिप्रेरक हैं? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। निद्रा। निद्रा जो है दोस्तों एक जन्मजात अभिप्रेरक है। बाद बाकी खेलना, प्रशंसा करना, क्रोध क्या है? जन्मजात नहीं है दोस्तों, कैसे हैं? अर्जित प्रेरक हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 198 की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आरंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अधिगम परिस्थितियाँ उत्पन्न करनी चाहिए। कौन सी? अधिगम परिस्थितियाँ उत्पन्न करनी चाहिए शिक्षक को एक शिक्षण कार्य प्रारंभ करने से पहले। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 199 कि स्मिथ ने शिक्षण की विधि प्रक्रिया में कार्यवाहक माना है। स्मिथ ने शिक्षण की विधि प्रक्रिया में कार्यवाहक किसको माना है? तो कार्यवाहक माना है स्मिथ ने किसको? शिक्षक को। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 200 नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है। नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? तो याद रखिएगा ये कथन है दोस्तों वुडवर्थ का।
नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन क्या है? अधिगम है। तो ये किसने कहा था दोस्तों? ये कहा था वुडवर्थ ने। दोस्तों अगर आपको मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चन पसंद आए हों तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।